नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 15वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोप नई समुद्री रास्ते की खोज में था, तब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया के व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसी खोज ने भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का रास्ता खुल गया और सबसे पहले पुर्तगाली आए, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद डच और फिर फ्रांसीस भारत में पहुंचे। और भारतीय मसालों की खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि यूरोप वाले सीधे भारत पहुंच गए। और कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा से। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि सबसे पहला जो है 3 टॉपिक्स को समझते हैं। पहला जो था वो मुगलों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। मुगलों का पतन चालू हो गया 1707 से लेकर के 1857 के काल तक। ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। 1857 की क्रांति में ये पूरी तरीके से मुगल डिक्लाइन कर गया। और नेक्स्ट जो है राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स जो था वो 1720 से लेकर के 1857 के तक में ये भी रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। अराइवल ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोपियों का आगमन जो चालू होता है वो 15th सेंचुरी से शुरुआत होता है, मीन्स 1498 एडी से लेकर के 1857। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 टॉपिक्स है, मुगलों का डिक्लाइन, फिर इसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपियंस का आगमन, ये तीनों एक साथ कंटेम्पररी है। ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में मैच कर जा रहा है, एक ही टाइम पीरियड में यह घटना हो रहा है। तो हम लोग डिक्लाइन पढ़ लिए हैं। राइज ऑफ रीजनल स्टेट में बंगाल को पढ़ें, इसके बाद हम लोग अवध पढ़ें, मराठा पढ़ें, मैसूर, सिख, इसके बाद राजपूत एंड जाट्स। इन सारे जो है हम लोग पूरे डिटेल से क्षेत्रीय राज्यों का उदय पूरी डिटेल से समझे थे। आज हम लोग समझेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियों को आगमन को समझने से पहले हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा समझना होगा। यह जो मैप दिख रहा है यह रोमन अंपायर है। इतना बड़ा जो रोमन अंपायर था, यह रोमन अंपायर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। नीचे अफ्रीका का यह मैप है और यह मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ब्लैक सी, और इधर जो दिख रही है अरेबियन सी, कैस्पियन सी, और फिर कैस्पियन सी के बाद इधर जो हमारा होगा, इधर कहीं भारत होगा। जो रोमन अंपायर था, मैप्स में जो दिखाया गया रोमन अंपायर, मान लेते हैं कि रोमन अंपायर यह है। तो यह रोमन अंपायर जो चलता है 27 बीसी से लेकर के 476 एडी के बीच में। और फिर यह रोमन अंपायर का विभाजन होता है 395 एडी के पास में। तो यह जो डिवीजन हुआ रोमन साम्राज्य का 395 एडी में, तो यह रोमन का जो है 2 भागों में, इक्वल भागों में विभाजित कर दिया जाता है, एक वेस्ट की तरफ और एक ईस्ट की तरफ। तो एक हो गया वेस्टर्न रोमन अंपायर, जिसका राजधानी रोम होता है। इटली की जो राजधानी आज रोम है, तो वो वेस्टर्न रोमन अंपायर का वो राजधानी बना। और जो ईस्टर्न अंपायर हुआ, ईस्टर्न रोमन अंपायर हुआ, इसका राजधानी जो बना वो कंस्तुनतुनिया या फिर कंस्टेंटिनोपोल। आज के समय में यह जो जगह है वह टर्की के हिस्से में इस्तांबुल वाला जगह। तो ईस्टर्न रोमन अंपायर का जो राजधानी है वो कंस्तुनतुनिया है, और जबकि वेस्टर्न का जो राजधानी है वो उसकी राजधानी रोम है। यह जो ईस्टर्न रोमन अंपायर है, यह ईस्टर्न रोमन अंपायर को हम बेंजेंटाइन अंपायर के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह रोमन अंपायर जो है यह वेस्टर्न और ईस्टर्न में चलता रहता है। 1453 में, 1453 के आसपास में, 1453 में एक अंपायर होता उस्मानिया साम्राज्य या फिर ऑटोमन अंपायर।
तो ऑटोमन अंपायर का यह कब्जा हो जाता है, वह एक इस्लामिक किंगडम होता है, इस्लामिक किंगडम। तो इस्लामिक किंगडम का एक सुल्तान होता है महमद सेकेंड। तो महमद सेकेंड जो है, महमद सेकेंड, तो महमद सेकेंड जो ये मात्र 21 साल का होता है, यह ऑटोमन अंपायर का सुल्तान होता है। तो वह अटैक कर देता है ईस्टर्न रोमन अंपायर पे, और यहाँ पे कब्जा जो हो जाता है वो अब हो जाता है ऑटोमन अंपायर का, और यहाँ पे ईस्टर्न रोमन अंपायर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न रोमन अंपायर में जो लोग थे वो लोग भाग करके वेस्टर्न अंपायर में आ जाता है। तो वेस्टर्न अंपायर में आकर के एक जगह लोग इकट्ठा हो जाता है, वो क्षेत्र रहता है इटली। इटली का जो राजधानी है रोम, वहाँ पे जाकर के लोग सब रिफ्यूजी के रूप में वहाँ पे बैठ जाता है। अब फिर इसके बाद जो इधर इंडिया है, कहीं इस साइड कहीं इंडिया है, तो जो व्यापार होता था रोमन अंपायर का इंडिया के साथ, अब यहाँ पे ऑटोमन अंपायर आने के वजह से अब जो डिसरप्शन हो गया व्यापार में रोमन अंपायर का, ये कनेक्शन टूट जाता है भारत के साथ। तो लोग अब मजबूर हो जाता है, जो ईस्टर्न रोमन अंपायर जो आकर के बैठ गया, अब सभी लोग वेस्टर्न रोमन अंपायर के साथ में इटली के क्षेत्र में, तो वो लोग अब मजबूर हो जाता है कि यह जो ट्रेड रूट है, जो सिल्क रूट था, जो भारत के साथ व्यापार को जोड़ता था, अब वो डिसरप्ट हो गया है। अब जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा ऑटोमन अंपायर पर, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन जो है, अब जो इकोनॉमिक कंट्रोल हो जाएगा वो ऑटोमन अंपायर का है। तो इन लोगों ने क्या किया, खोज करना शुरू कर दिया। लोग एक जगह इकट्ठा हुए इटली में, और फिर यह जो इटली है यह केंद्र बन गया, पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। लोग यहाँ पे बौद्धिक लोग जो है, फिलोसफर और जो ग्रीक स्कॉलर्स हो, वो सभी लोगों ने एक नए रास्ते की ढूंढ करना शुरू कर दिया, एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढना शुरू किया कि हम भारत तक कैसे पहुंचेंगे। अब जो है यहाँ का लोग सोचने लगा, तो यहाँ का एक राजा होता है पुर्तगाल का, पोर्तुगीज एक शासक है, प्रिंस है, उसका नाम है प्रिंस हेनरी। हेनरी जो ये मोटिवेट करता है लोगों को कि एक नए रास्ते का ढूंढा जाए, एक नया विकास किया जाए, डिस्कवरी कुछ किया जाए एक नया युग में। तो हेनरी ने इसने बहुत इनकरेज किया लोगों को। तो इसके बाद एक यंत्र खोजा गया जो डायरेक्शन बताता था। तो एक यंत्र खोजा गया, यहाँ पे यंत्र दिखलाया गया है जो डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की ओर बताएगा। तो हम क्या करेंगे, एक रास्ता ढूंढ लेंगे। तो यंत्र जब खोजा गया, तो इस यंत्र खोजने के वजह से जो प्रिंस हेनरी है, जो इतना प्रमोट और इनकरेज किया लोगों को, तो उसका नाम ही पड़ गया द नेविगेटर, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। तो यह यंत्र लेकर के लोग अब नई खोज शुरू हो गया, क्योंकि आवश्यकता पड़ गया ईस्टर्न रोमन अंपायर में, जो इटली में जो केंद्र जो अब बन गया पुनर्जागरण का, तो वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, क्योंकि ये आवश्यकता पड़ गया। तो जब आवश्यकता पड़ता है तो इन्वेंशन होता है। तो हम कहते भी हैं एक स्टेटमेंट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे कोरोना के समय में जब कोरोना आया तो वैक्सीन तो पहले से था नहीं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ा तो वैक्सीन बनाया गया। तो इसी को बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस एज ऑफ डिस्कवरी में यह हुआ कि नए नए चीज़ खोजे जाने लगे, तो एक्सप्लोरेशन चालू हो गया, यंत्र बनाया जाने लगा। फिर इसके बाद जहाज बनना शुरू हुआ, ताकि हम जहाज से कई डायरेक्शन की ओर जा कर के हम पता लगाया जा सके कौन देश किधर है, इंडिया से हम संपर्क कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, डिवाइस वगैरह बनना शुरू हुआ, और फिर नया नया जो है सी रूट खोजा गया, समुद्री मार्ग। इसी खोज में जब पानी जहाज बन गया, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे पोर्तुगीज के क्षेत्र में, वो पोर्तुगीज के क्षेत्र से चला पानी जहाज लेकर के। जहाज का एक बेड़ा होता था, 4-5 जहाज का बेड़ा हुआ, लोगों को शामिल किया, और लीड जो किया बार्तोलोमा डियास, उसने पोर्तुगीज से ऐसे चला और यहाँ पे धीरे धीरे आकर के जा पहुंचा इस क्षेत्र में, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया। तो केप ऑफ गुड होप का जो डिस्कवर किया है वो बार्थोलोमा डियास ने किया है। तो ये एक रास्ता हमें मिल गया, एक अच्छा सा आशा मिल गया कि हम समुद्र के रास्ते से भी कहीं जगह पे, दूसरे जगह पे हम जाया जा सकता है, किसी दूसरे रीजन्स में जाया जा सकता है समुद्र के माध्यम से भी।
जबकि इससे पहले समुद्र का जो रास्ता था लोगों को पता नहीं चलता था कि समुद्र का रास्ता जाएगा कहाँ। और ऊपर से हमें समुद्र में जब बीच में जाते थे तो समुद्र के थोड़े दूर जाने के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद फिर यह पता नहीं चलता था कि डायरेक्शन किधर है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ और किधर साउथ है। तो जब यह डिवाइस यंत्र खोज लिया गया कि डायरेक्शंस पता चलने लगा, तो इस डायरेक्शन के माध्यम से और वो यंत्र काम भी कर गया, तभी उसी यंत्र से यह केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। बोला कि हम साउथ की ओर यदि मूव कर रहे हैं, वो यंत्र लेकर के दक्षिण की ओर बढ़ा, दक्षिण की ओर बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप। मतलब एक अच्छा सा उसे आशा मिला, संकेत मिला कि यह यंत्र जो है सही है और समुद्री जो जहाज है वो भी अच्छे से बनकर तैयार है। तो ये 1488 में। इसके बाद पोर्तुगीज से ही मीन्स पुर्तगाल के क्षेत्र से हैं, यह पोर्तुगीज है। यहाँ से फिर एक और व्यक्ति चलता है दूसरा, जिसका नाम है वास्को डिगामा। वो भी पहले आकर के रुकता है केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोमा डियास एक लंबा दूरी तय करता है तो रुक रुक के पानी जहाज को लाना पड़ता है, तो वो रुक रुक के सबसे पहले कहाँ पहुंचा, केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप के बाद फिर यह धीरे धीरे रुकते हुए यह जो है इंडिया आकर के पहुंचता है इस रास्ते से। और यह जो इंडिया है यहाँ पे पहुंच गया। अब इस इंडिया को ना थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। मीन्स अब जो है वो पहुंचा इस क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में। वास्को डिगामा लगभग 3 महीने का समय लेता है, चला था पुर्तगाल से। 3 महीने के बाद जो है वो भारत के केरल के क्षेत्र में पहुंचता है 1498 में। और वो जो क्षेत्र होता है केरल का, कालीकट, आज का कोझिकोड या कालीकट। कालीकट का जो वहाँ का जो राजा होता है वो मन विक्रमा होता है, मन विक्रम। तो विक्रम नाम का एक वहाँ पे राजा है और वो डायनेस्टी का नाम है जैमोरियन डायनेस्टी। तो जैमोरियन ने स्वागत करता है कैलिकट कोझिकोड में वास्को डिगामा का। तो भारत में पहली बार कोई आया है यूरोपियंस, तो वो है वास्को डिगामा। तो उसे जब राजा देखता है तो ये इसका पहनावा, इसका स्वरूप जो है देखने में अलग रहता है। और ऊपर से यहाँ पे भारत में अतिथि देव भव, तो जो आता है बाहर से कोई व्यक्ति तो उसे हम क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इसे स्वागत किया गया जैमोरियन डायनेस्टी के मना विक्रमा के द्वारा। और फिर जो नेक्स्ट जो है, एक स्पेन से एक व्यक्ति चलता है क्रिस्टोफर कोलंबस। वो भी एक अपना यंत्र ले लेता है, यंत्र तो खोज लिया गया डायरेक्शंस पता करने के लिए। तो वो जाता है भारत की खोज में और वो यहाँ से निकलता है स्पेन से, यहीं पुर्तगाल के बगल में जस्ट स्पेन है। और फिर यहाँ अटलांटिक होते हुए ये बहामस आइलैंड में जाके पहुँचता है। तो बहामस के क्षेत्र में पहुँचता है और फिर वहाँ से एंट्री मारता है अमेरिका में। तो 1492 में कोलंबस जो खोज में निकला था, अब एक और जगह नया खोजा गया है, वो है अमेरिका। ये रास्ता खोजा जा रहा। अमेरिका तो पहले से था, भारत तो पहले से था। वास्को डिगामा जो खोजा वो भारत को नहीं खोजा, भारत को एक नई समुद्री रास्ता को खोजा। भारत तो पहले से है, अमेरिका भी बहुत पहले से है, बस ये एक रास्ता नया खोज लिया गया, समुद्री मार्ग को। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका का सी रूट को खोजा। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक 1642 में आगे चल करके और फिर 1770 में तो न्यूजीलैंड खोजा गया एबल तस्मान के द्वारा। ये डच है, वो हॉलैंड से चलता है और वो पहले न्यूजीलैंड को खोजता है 1642 में। और फिर जेम्स कुक एक ब्रिटेन नेविगेटर रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया को खोजता है। यह जो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्कवरी हुआ, नई नई जगह खोज ली, लगभग पूरे विश्व को ढूंढ लिया गया। भारत को ढूंढ लिया गया समुद्री रास्तों से, अमेरिका को ढूंढ लिया गया। फिर इसके बाद डच जो खोजा एबल तस्मान, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी खोज लिया गया। और अफ्रीका तो खोज ही लिया, केप ऑफ गुड होप उसे तो पता ही चल गया इस रास्ते का। फिर धीरे धीरे फिर पोर्तुगीज लोगों ने ब्राज़ील को भी खोज लेगा। मीन्स पूरे विश्व को समुद्री रास्तों से जोड़ दिया गया। मतलब पता चल गया कि इस रास्ते से जाना जो है, इस जगह पे हम पहुंच सकते हैं। यह जो समुद्री रास्ता जो खोजा गया, यह एक क्रांति था, पूरे विश्व भर में एक क्रांति था। क्योंकि ईस्टर्न अंपायर जो वहाँ पे ऑटोमन अंपायर का कब्जा हो गया, तो वो आवश्यकता पड़ा एक नई अल्टरनेट रास्ता ढूंढने का। तभी हम इंडिया से जो डिसरप्ट हो गया ट्रेड, ताकि हम उसका एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढा जाए। कोई तो ऐसा अल्टरनेट रास्ता होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो रास्ता अब समाप्त हो गया, बस एक ही रास्ता था। तो लोगों ने एज ऑफ डिस्कवरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन चालू हो गया। और जब
एक्सप्लोरेशन चालू हो गया तो लोग भारत, लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील पे जैसे लोग यूरोपियंस जाना शुरू किया, तो उसी में से भारत पे भी बहुत स्तर पे कई यूरोपियंस जो है भारत पर भी आया। एक आने का क्रम में एक सीक्वेंस आता है कि जो यूरोपियंस भारत में आता है तो पेड कर दे फीस, PED, पेड कर, कर नहीं देना है, टैक्स क्या करना नहीं देना है, पेड कर दे फीस, दे फीस। पी से हो गया पोर्तुगल, पोर्तुगल, ई से हो गया इंग्लिश, डी से हो गया डच, कर नहीं देना है, दे से हो गया डेनमार्क और फीस से हो गया फ्रांस। मीन्स पोर्तुगीज जो पहले आता है और जो सबसे बाद में आता है वो फ्रांस आता है। पोर्तुगीज आता है 1498 में वास्को डिगामा से और जाता है 1961 में। तो सबसे पहले जो आया है वो सबसे बाद में जाता है। सबसे लंबा समय तक कोई रहा तो वो पोर्तुगीज लोग ही रहा। इसका ब्रिटिश आता है, ब्रिटिश आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लगभग 1580 के आसपास में आता है, 1600 सेंचुरी में, और 1947 तक ब्रिटेन यहाँ पे रहता है, इंग्लिश रहता है। फिर से डच, डच मीन्स नीदरलैंड या हॉलैंड, तो वहाँ के लोगों को हम डच कहते हैं। पुर्तगाल के लोगों जो वहाँ रहते हैं उसका पोर्तुगीज कहते हैं। जो ब्रिटिश जो रहता है वहाँ के लोगों को इंग्लिश या ब्रिटिश कहते हैं। फिर डेनमार्क में जो लोग रहता है उसे डेनिश कहते हैं, डेंस। तो डेंस जो है वो 1616 से लेकर के 1868, और फिर फ्रांस सबसे लास्ट में आता है 1664 से लेकर के 1950 तक जो है फ्रांसिस यहाँ पे रहता है। से क्रोनोलॉजी हो गया, पेड कर दे फीस। यदि एग्जाम में पूछ ले कि इन क्रोनोलॉजी को यूरोपियंस जो आया यहाँ अराइव किया, जो एडवेंट हुआ यहाँ पे आगमन हुआ, उसको एक क्रोनोलॉजी में सजाइए। तो पहले पोर्तुगल, इंग्लिश, डच, डेन्स एंड फ्रांस। हम लोग देखे थे कि पोर्तुगल के क्षेत्र से किस तरीके से एक पानी जहाज का बेड़ा ले करके चला कौन, वास्को डिगामा। एक लंबा दूरी तय करने के बाद, 90 दिनों का दूरी तय करने के बाद वो भारत के कालीकट क्षेत्र में पहुंचा, केरल के कालीकट या कोझिकोड के क्षेत्र में पहुंचा, और यहाँ आते साथ MDH मसाला ढूंढने लगा कि मसाला कहाँ है। उस समय में यूरोप में भारतीय मसालों का मांग था, डिमांड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो पहले ठंडा प्रदेश, तो लोग जब वहाँ पे चिकन या मटन्स वगैरह बनाते थे तो वहाँ पे लोग उसे यदि चिकन मटन्स को मसाले में यदि लेप करके, हल्दी का लेप करके यदि कर दे तो बहुत दिन तक, 1-2 दिन तक ठीक से रखा जा सकता था। इस मसाले का डिमांड यूरोप में बहुत था, तो इसने आया वास्को डिगामा और मसाला ढूंढने लगा। अब मसाला इसने खरीद लिया, पैसा लेकर के चला था पोर्तुगल के क्षेत्र से, और फिर इसके बाद पानी जहाज लेकर के आया था, बेड़ा लेकर के आया था, जहाज में पूरी तरीके से मसाला भर दिया, और यह जो मसाला स्पाइसेस ले करके वापस कहाँ गया, ये यूरोप चला गया, पोर्तुगीज चला गया। 1498 में आया और फिर यहाँ से मसाला लेकर के वापस चला गया कहाँ, यूरोप। मान लेते हैं कि इसने जो मसाला खरीदा था 100 रुपये का, यूरोप में इसने जब बेचा 100 रुपये का, इसको फ़ायदा जो हुआ 60 गुना फ़ायदा हुआ, मीन्स लगभग 6000। 100 रुपये का सामान उसने 6000 रुपया कमाया, मीन्स टोटल जो है इसे 60 गुना प्रॉफिट हो रहा। तो यह फ़ायदा बहुत ज़्यादा, ये ऐसा फ़ायदा तो सबको चाहिए फिर। मीन्स वास्को डिगामा 100 रुपया लेकर के चला और 60,000 का सामान उसने क्या किया, वहाँ पे प्रॉफिट में बेचा, 60 गुना लाभ कमाया। कौन, वास्को डिगामा। और इसका उद्देश्य यह था वास्को डिगामा कि हम किसी तरीके से अपना व्यापार जो है हम बढ़ा सके, विस्तार कर सके अपना ट्रेड, क्योंकि जो ट्रेड का डिसरप्शन हो गया था कहाँ पे, ऑटोमन अंपायर का कब्जा होने पर बेंजेंटाइन अंपायर पे। तो एक तो पहले ट्रेड का एक्सपेंशन हो, और दूसरा अपने धर्म का हम क्या कर सके, प्रसार कर सके, क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनिटी को हम क्या कर सकते, एक्सपेंड करें या प्रोपेगेट करें, प्रचार प्रसार करें रिलीजन का। और जब इसने 60 गुना प्रॉफिट कमाया तो लोग इसे देखा, अरे ये तो बहुत धीरे धीरे अमीर होता जा रहा है। वहाँ के लोगों को लगा कि हमें भी भारत जाना है, सोने की चिड़िया जगह हमें भी जाना है और MDH मसाला लेकर के आना है। तब 1500 AD में दूसरा पोर्तुगीज आता है, पेड्रो कैब्राल। कैब्राल यहाँ पे आता है और इसने कोशिश करता है किसी तरीके से एक फैक्ट्री सेटअप किया जाए। फैक्ट्री कहने का मतलब वहाँ किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा,
फैक्ट्री कहने का मतलब कि वहाँ पे हम बोरे रखेंगे आलू का, प्याज का, मसाले का, मतलब एक मंडी की तरह उसे डेवलप करेंगे। फैक्ट्री कहने का मतलब यह है। तो एक मंडी इसने सेटअप करने का कोशिश किया, एक मंडी लिया, जगह लिया और सोचा कि यहाँ पे हम सारा अपना व्यापार के लिए एक मंडी के जैसा डेवलप करें, यहाँ पे व्यापार करें कालीकट के क्षेत्र में। इसने ऐसा सोच रहा अभी। तो फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप करने का कोशिश किया 1500 में। जैसे ही इसने शुरुआत किया, अपना बोरा लेकर के आया आलू, प्याज, टमाटर और इसके बाद मसालों का, तो यहाँ संघर्ष चालू हो गया। जो लोकल था उसे लगा एक नया व्यापारी कौन आ गया यहाँ पे, तो दोनों के बीच में संघर्ष चालू हो गया। तो वहाँ का जो लोकल अरब अरब मर्चेंट्स और जो इंडियन मर्चेंट्स था, उन दोनों ने मिल करके इस कैब्रल पे युद्ध छेड़ दिया और जो कालीकट का जो फैक्ट्री जो सेटअप कर रहा था उसको ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। बोले हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं होगा, व्यापार यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंडियन और अरब मर्चेंट्स का चलेगा। तो कैब्रल ने क्या किया, यह संदेशा पहुंचाया पुर्तगाल में कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे व्यापार करने नहीं मिलेगा। तो फिर वहाँ पे पहुंचा हुआ पहले से कौन, पुर्तगाल के क्षेत्र में वास्को डिगामा। वहाँ का राजा लोग बोलने लगे, जो लीडर्स था वहाँ पे बोलने लगे कि भाई तुम ऐसे नहीं जाओ, वहाँ पे एक कंपनी खोलो, कंपनी तब चल पाएगा। तो इसके बाद वास्को डिगामा जो है, इसने बोला कि ठीक है, पहले हम भारत जाते हैं, फिर वहाँ स्थिति के हिसाब से, वहाँ जैसा परिस्थिति होगा, फिर हम इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं आपको। फिर से दोबारा 1502 में इसे 60 गुना फ़ायदा भी मिला था। तो ये बहुत खुशी खुशी से वास्को डिगामा फिर से रिविजिट किया भारत में और इसने स्थिति को देखते हुए अगले साल एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया कोची में। तो एक फैक्ट्री जो सेटअप किया इसने वास्को डिगामा कोची में, मीन्स एक मंडी की तरह है। एक बोरे में रखा जाएगा सामान, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रखा जाएगा, आलू, प्याज, फल, सब्जी और मसाले वगैरह, और वहाँ पे क्या होगा, व्यापार होगा, ट्रेड सेंटर बनेगा। तो एक फैक्ट्री जो सेटअप किया गया पहली बार पोर्तुगीज के द्वारा, वो कोची में सेटअप किया गया। लेकिन कालीकट में कोशिश कर रहा था सेटअप करने के लिए कैब्राल, जो युद्ध हो गया। इसके बाद स्थिति इसने देखा कि स्थिति अभी तक ठीक चल रहा है। फिर इसके बाद दूसरा इसने फैक्ट्री सेटअप कर लिया कन्नौर में। तो सेकेंड जो फैक्ट्री पोर्तुगीज का है वो कन्नौर है। पहला कोची है, सी से कोची और सी से कन्नौर। तो दोनों ये सी से है पोर्तुगीज का कोची, और सेकेंड जो है वो कन्नौर। इसके बाद जो है वास्को डिगामा संदेशा पहुंचाता है पुर्तगाल में और कहता है कि यहाँ स्थिति जो है, परिस्थिति अब बहुत बेहतर हो गया है। यहाँ पे हम जो है 2 फैक्ट्री सेटअप खोल चुके हैं, पहला कोची में और दूसरा कन्नौर में। अब जो है पोर्तुगीज लोग सोचने लगा पुर्तगाल से, यूरोप के क्षेत्र से, कि सोचा कि क्यों नहीं वहाँ पे एक अपना फॉर्मेशन करे, पोर्तुगीज स्टेट डेवलप करे, यहाँ पे एक अंपायर खड़ा किया जाए। तो वहाँ से पुर्तगाल के क्षेत्र से एक वाइसराय नियुक्त करके भेजा गया भारत। तो फर्स्ट जो वाइसराय है वो भेजा गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। तो पहला जो भेजा गया है वो अल्मीडा को, एस पहला अक्षर, तो अल्मीडा को पहला बार भेजा गया ए से, अल्मीडा। वाइसराय कौन है, अल्मीडा। अल्मीडा आते ही इसने क्या किया, नीति लगाया, नीली पानी का नीति, नीली समुद्र का नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि जो इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है, इस क्षेत्र पे हम किसी तरीके से नेवल पावर, एक सुप्रीमेसी, एक डोमिनेशन इस्टेब्लिश करें। एक ऐसा हम सेना बनाए, समुद्री सेना, जो सबसे सुप्रीम हो, ताकि और जो यूरोपियंस है यहाँ पे आ नहीं सके। चाहे भारतीय जो व्यापार करे तो वहाँ से हम चुंगी वसूल सके। तो इसने नेवल पावर जो है मजबूत करने के लिए एक नीति लागू किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का। अब ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही इसने जो है सेना को स्ट्रांग करना शुरू किया और पूरे जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे अपना जहाज जो है घुमाना शुरू हो गया पोर्तुगीज लोगों का। तो इस तरीके से जो जहाज दिख रहा है समुद्र के पास में, ये पोर्तुगीज का जहाज मान लेते हैं, ये घूम रहा है, क्योंकि इसने नेवल पावर जो है इस्टेब्लिश कहाँ कर रहा है, समुद्र में, इंडियन ओशियन में। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही एक नीति लागू किया गया, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम कुछ नहीं है, बस कि इंडियन ओशियन या समुद्री रास्ते से जो भी व्यापार करेगा वहाँ एक पास लेना होगा पोर्तुगीज से। तो पोर्तुगीज एक पास देगा, एक लाइसेंस देगा, एक ट्रेड लाइसेंस देगा,
और एक कागज़ देगा ट्रेड लाइसेंस के लिए। जिस तरीके से दस्तक सिस्टम दिया जाता था फ़ारूक सियर के द्वारा, फिर इसका शाह आलम टू के द्वारा, शुजाउद्दौला के द्वारा, तो उसी तरीके से एक ट्रेड लाइसेंस होगा। ये समुद्र के जो भी यहाँ समुद्री जहाज़ दिखेगा मीन्स वहाँ व्यापार कर रहा है, तो व्यापार कर रहा है तो उसे एक ट्रेड लाइसेंस दिखाना होगा। चेक करेगा पोर्तुगीज सेना इंडियन ओशियन के क्षेत्र में, और यदि उसके पास ट्रेड लाइसेंस है तो उसे कुछ पैसा देना होगा, पहले चुंगी देना होगा कि आप पैसा दीजिए तब यहाँ आप व्यापार कीजिए। तो इसने पास चालू कर दिया इंडियन ओशियन के क्षेत्र में, जिसे हम कार्टेज सिस्टम कहते हैं। बस नाम है अलग से कार्टेज, ये पोर्तुगीज भाषा होगा कार्टेज, लेकिन है कुछ वैसा रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं कि एक तरह का पास है, बस चुंगी वसूला जा रहा है। यह जो चुंगी वसूलने का अधिकार है यह सिर्फ पोर्तुगीज का है इंडियन ओशन में। यह लागू कौन किया है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्मीडा ने। इस तरीके से सुप्रीमेसी जो है धीरे धीरे इंडियन ओशियन में जो है वो पोर्तुगीज का होता चला गया। और इस काटे सिस्टम में इसमें दो चीज़ों का व्यापार को बंद कर दिया गया कि दो चीज़ों का व्यापार कोई दूसरा नहीं कर सकता है। पहला काली मिर्च का और दूसरा गन पाउडर का, मीन्स गोला बारूद का कोई भी व्यापार या काली मिर्च का कोई भी व्यापार इसे नहीं कर सकता, सिर्फ पोर्तुगीज ही कर सकता। मान लेते हैं कि ये 4 समुद्री जहाज है, एक समुद्री जहाज मान लेते हैं कि इंडियंस का है, तो वो व्यापार नहीं कर सकता है काली मिर्च का गन पाउडर का। मान लेते उसे यूरोप भेजना होगा तो इन दो चीज़ों को छोड़ करके वो किसी भी चीज़ का व्यापार करे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यह हुआ कि जो ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्च है, काली मिर्च से 60 गुना फायदा कमाया था वास्को डी गामा ने। तो पूरी तरीके से ट्रेड पर मोनोपोली किसका होगा? पोर्तुगीज का होगा। इसलिए काली मिर्च पर बैन लगा दिया कि कोई दूसरा व्यापारी इसे पोर्तुगीज को छोड़ करके नहीं कर सकता है। और गन पाउडर का इसलिए ताकि पोर्तुगीज के खिलाफ कोई गोला बारूद शुरू ना कर दे। तो इसने क्या किया? काटे सिस्टम लागू किया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। और इसने क्या किया? अल्मीडा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे गोवा और कर्नाटक के जस्ट बगल में एक आइलैंड है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसका नाम है गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र में, वो नाम है अंजदीव। मीन्स द्वीप है, तो वो लोग द्वीप बोलता था, बोल नहीं पाता था द्वीप पूरी तरीके से। तो अंजदीवा का किला इसने एक बनवाया। गोवा और कर्नाटक के जस्ट सटा हुआ एक द्वीप में एक किला है अंजदीव। यहीं से जो है इस एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहीं पर पोर्तुगीज जो है आकर के रहता था पहले अंजदीवा में। तो ये सबसे एक सामरिक दृष्टि से यह लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो है युद्ध होता है अल्मीडा के ही काल में। तो एक चौल का युद्ध और दाबुल का युद्ध, चौल और दाबुल का युद्ध ये लड़ता है। एक तरफ अल्मीडा और दूसरी तरफ से एक ज्वाइंट मुस्लिम्स होता है, मीन्स एक अलायंस होता है मुस्लिम नेवल फोर्स का, गुजरात का सल्तनत और इजिप्शियन फ्लीट। पोर्तुगीज का जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है, एक तो पहले ऑटोमन एम्पायर कब्जा किया है, तो यहाँ मुस्लिम नेवल फोर्स जो यहाँ का लोकल्स है उसे हराना है। और फिर जो इजिप्ट का है, वो जो क्षेत्र जो ऑटोमन एम्पायर जो कब्जा कर लिया इजिप्ट के क्षेत्र में भी, वो इजिप्ट के अंतर्गत ही आता था, तो वो भी तो व्यापार करता था। तो समुद्र के क्षेत्र में एक युद्ध होता है, समुद्र में एक युद्ध होता है चौल और दाबुल का। एक तरफ से एक अलायंस बनता है मुस्लिम नेवल फोर्स का, इजिप्शियन फ्लीट का, और गुजरात जो सल्तनत है उन दोनों फ्लीट का एक अलायंस बनता है और युद्ध कर देता है अल्मीडा के खिलाफ। तो अल्मीडा जो है वो धीरे धीरे जो है व्यापार पे कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, एक ट्रेड लाइसेंस दे रहा है। इसी गुस्सा से आकर के जो ज्वाइंट मुस्लिम नेवल फोर्स बना वो विद्रोह छेड़ दिया अल्मीडा के खिलाफ। इस विद्रोह में यह हुआ कि अल्मीडा का एक बेटा इस युद्ध में मारा गया। इस पानी का युद्ध में, इस समुद्र के युद्ध में उसका बेटा मारा जाता है अल्मीडा का। अब अल्मीडा के पास दो रास्ता बचता है। पहला रास्ता यह बचता है, इस युद्ध को या तो हम कंटिन्यू रखें इन दोनों के साथ, या फिर हम वापस पोर्तुगीज चले जाएं। लेकिन इसने विचार करता है कि नहीं, एक बार युद्ध और करेंगे और वहां पूरी तरीके से अपना जी जान लगा देंगे। यदि युद्ध हारते हैं तो फिर वापस हम पोर्तुगीज चले जाएंगे, क्योंकि भारत में हम फिर रह नहीं सकते हैं। तो इसने जो है 1509 में एक बैटल युद्ध इसने छेड़ता है, बैटल ऑफ दीव का युद्ध लड़ता है इसने। उसी के साथ जो जिसका बेटा मारा गया अल्मीडा का बेटा जो मारा गया,
तो जो ज्वाइंट नेवल बना था गुजरात और इजिप्शियन के बीच में, फिर युद्ध छेड़ देता है अल्मीडा, और इस युद्ध में यह होता है कि अल्मीडा जीत जाता है। और अल्मीडा के जीतने से यह होता है कि पूरे इंडियन ओशियन में पोर्तुगीज का सुप्रीमेसी हो जाता है। पूरी तरीके से जो डोमिनेशन है, वर्चस्व है, अब जो है ये काटे सिस्टम जो है सभी पे लागू कर दिया जाता है। यदि कोई ऐसा समुद्री बेड़ा जिसके पास यह ट्रेड लाइसेंस नहीं होता है, या फिर गलती से उसके पास काली मिर्च पकड़ाता है या फिर गन पाउडर पकड़ाता है, तो उस बेड़े को ध्वस्त कर दिया जाता था समुद्र में ही। तो इस तरीके से इंडियन ओशियन में अब जो सुप्रीमेसी है वो पोर्तुगीज का बन जाता है। कौन सी नीति की वजह से? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की वजह से। ये लागू कौन किया है? तो अल्मीडा ने। इसके बाद जो है इसे बुला लेता है अल्मीडा को, पोर्तुगीज लीडर्स जो है, जो वहाँ का राजा है, शासक, उसे फिर बुला लेता है कि तुम वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा युद्ध यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। चौल दाबुल में हारा, फिर उसका बेटा मारा गया, इसका ड्यू के क्षेत्र में इसने जीत लिया, सुप्रीमेसी भी हो गया, लेकिन इसे डर था तो इसे बुला लिया गया। और फिर दूसरा को भेजा गया, दूसरा जो वायसराय भेजा गया अल्बुकर्क को, अल्फांजो डी अल्बुकर्क। वही अल्फांजो है जो अल्फांजो मैंगो हम लोग कहते हैं, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह अल्फांजो पाया जाता है, और इसे जीआई टैग दिया गया था 2018 में अल्फांजो मैंगो को, जिसे हम लोग अल्फांजो को हापुस के नाम से जानते हैं मराठी भाषा में। तो अल्फांजो या हाफुज, तो वही ये अल्फांसो है, अल्फांजो मैंगो, उसी से ये निकला शब्द। तो अल्फांसो जो है ये अल्बुकर्क, तो अल्बुकर्क आता है, पहले अल्मीडा आता है, फिर अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आता है, और इसने हेडक्वार्टर जो है कोच्चिन को बनाता है। कालीकट पे क्षेत्र पे पहली बार आया था, कालीकट को हेडक्वार्टर बनाना चाहता था, वहाँ बन नहीं सका, फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पाया। अब जो है कालीकट, यहाँ पे मान लेते केरल के क्षेत्र में कालीकट है, तो कोचिन उसके जस्ट नीचे है। तो कोचिन को इसने क्या किया, हेडक्वार्टर, अपना राजधानी जो है कोचिन को बनाता है, और यह रियल फाउंडर कहा जाता है इसे। वास्तविक संस्थापक जो है, रियल फाउंडर पोर्तुगीज का, वो अल्बुकर्क को कहा गया है। अभी तक अल्मीडा जो है वो समुद्री क्षेत्र पे ही कब्जा करने पर है। अल्बुकर्क जब आता है तो इस समुद्री के साथ साथ बोलता है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भूभाग को जीता जाए, भूभाग पर कब्जा करेंगे तभी यह साम्राज्य बढ़ेगा, नहीं तो समुद्री क्षेत्र पर हम कितना कर लेंगे। तो इसने क्या किया, आते ही साथ 1509 में, फिर 1510 में इसने दीव और गोवा को जीत लिया। उस पर जो विक्ट्री हासिल हुआ, दीव और गोवा पर कैप्चर कर लिया, कौन? तो अल्बुकर्क ने। और ये गोवा को जो अल्बुकर्क लिया था, वो सुल्तान का जो बीजापुर था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा क्या किया, छीन लिया इसने। तो हम बताए भी कि किस प्रकार मुगलों का डिक्लाइन हो रहा है, फिर इसका रीजनल पावर जो राइज कर रहा है, और फिर यूरोपियंस जो यहाँ अराइवल हो रहा है, ये तीनों घटना जो एक साथ हो रहा है। तो बीजापुर, बहमनी किंगडम में बीजापुर कॉन्फेडरेसी था, तो यहाँ पर कभी कभी लिंक होगा तीनों के साथ। तो यूसुफ आदिल शाह जो है उसे छीन लिया, कौन? अल्बुकर्क, गोवा। तो दीव भी छीन लिया, फिर गोवा छीन लिया। इसके बाद जो विजयनगर अंपायर है, तो हम बताए थे कि एक तरफ बहमनी किंगडम था और उसके नीचे में जो था वो विजयनगर अंपायर था। विजयनगर अंपायर में यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट शासक था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के साथ जो है अल्बुकर्क का फ्रेंडली रिलेशन रहता, दोस्ती अच्छा खासा रहता। अब दोस्त में जो है पोर्तुगीज बोलता है कि हम बहुत दिनों से यहाँ भटक रहे हैं, इस क्षेत्र में जो है कभी कोचीन, कभी कलकत्ता, कभी दीव, कभी अंजदीव जो किला है वहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि भटके नहीं, तो हमें भटकल के क्षेत्र में एक फैक्ट्री सेटअप करने दीजिए। यह कौन कहा है? अल्बुकर्क। और इसका दोस्त कौन है? कृष्णदेवराय। दोस्ती की वजह से कृष्णदेवराय जो है वो परमिशन दे देता है। पहले परमिशन मांगता है अल्बुकर्क, अब परमिशन इसे मिल जाता है कि भटकल के क्षेत्र में, कर्नाटक जो है वहीं पर भटकल है, तो भटकल के क्षेत्र में एक फैक्ट्री बनाने दिया जाता है। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग होगा, फैक्ट्री का मतलब है कि मंडी हाउस की तरह, वहाँ पे चावल, दाल, मसाले ये सब रखा जाएगा, बोरियों का चावल, दाल, प्याज, मसाला ये सब रहेगा मंडी की तरह। तो एक फैक्ट्री बनाया गया भटकल में, ये परमिशन लिया गया विजयनगर अंपायर जो वहाँ का है कृष्णदेवराय, उसके काल में। यह घटना है 1510 का। इसने सोचा कि साम्राज्य को बढ़ाने के लिए पहले तो क्षेत्र जीता जाए, दीव और गोवा को जीत लिया, फिर इसका मंडी भी खोल लिया भटकल में। इसके बाद अपने नीति को, अपने साम्राज्यवादी नीति को, इंपेरियलिज्म को और इसने बढ़ाना चाहा।
भारत में और इसने घुसना चाहा तो सबसे पहले यह काम किया कि ऐसे नहीं होगा काम। पोर्तुगीज जो है ये दिखने में अलग है, भारतीयों से अलग है, बिल्कुल अलग है। इसने सोचा पहले जो है भारतीयों से विवाह किया जाए। पोर्तुगीज का पोर्तुगीज में कोई मेल है तो भारतीय महिला से शादी किया जाए, यदि कोई पोर्तुगीज फीमेल है तो किसी पुरुष से शादी किया जाए, इंडियन पुरुष से। तो इसे यह हुआ, विवाह को इसने बढ़ावा दिया। तो इसने सबसे पहले इनकरेज किया कि पोर्तुगीज जो लोग हैं यहाँ पे, जो पोर्तुगीज आया है वो पोर्तुगीज जो है यहाँ के लोगों से विवाह करे, यहाँ के लोगों के साथ शादी करे। जब विवाह करता है तो वो क्षेत्र पे, उस पर जो है एक शांति भी हो जाता है, वो क्षेत्र पे वो घूम सकता है, रह सकता है इजली तरीके से। एक तरह का वो उसका ससुराल के जैसा हो गया। तो इसने आते हुए विवाह को पहले तो प्रमोट किया पोर्तुगीज के बीच में, और फिर सती प्रथा को इसने बैन कर लिया। जिस क्षेत्र में गोवा है, दीव है, इस क्षेत्र में सती प्रथा जो चल रहा था कि वहाँ की महिलाएं जो सती हो जाती थी, अब ये विवाह करना चाहता था, तो ये एबॉलिश कर दिया सती प्रैक्टिस को 1515 एडी में। अब इसे क्या हो गया, क्षेत्र भी मिल गया, विवाह भी हो गया। अब विवाह जब कर लिया तो अपने धर्म को, धर्म चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान होता है कि उसे विवाह कर लिया जाए। तो क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करने के लिए इसने सोचा, अल्बुकर्क ने, तो सबसे पहले विवाह फिर सती प्रैक्टिस को बंद कर दिया और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तेज कर दिया। पोर्तुगीज में जितने भी वायसराय हुए सबसे योग्य अल्बुकर्क ही था। अल्बुकर्क और अल्मीडा, अल्मीडा जो है वो समुद्री क्षेत्र में कब्जा कर लिया, सुप्रीमेसी बना लिया, और यह जो है भूभाग में लैंडलॉक्ड एरिया में घुसना चाह रहा। इसके बाद जो है उतना योग्य नहीं आया जितने भी वायसराय हुआ। एक नीनो दु कुन्हा हुआ 1529 से 38 के बीच में, ये यहाँ का वायसराय हुआ। इसने क्या किया, कोचीन से जो कैपिटल है शिफ्ट करके ले गया गोवा। कोचीन से ये गोवा शिफ्ट किसने किया है, तो नीनो दु कुन्हा। अब गोवा जो है अब वो सेंटर बन जाता है पोर्तुगीज का। और इसने ट्रेड को, अपने व्यापार को एक्सपेंशन करने के लिए इसने ईस्ट कोस्ट के क्षेत्र में भी, जो वेस्ट कोस्ट में जो व्यापार होता था वेस्टर्न कोस्ट पे, अब इसने ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी बढ़ा दिया। मद्रास और हुगली के क्षेत्र में ये इसने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो पहले व्यापार वेस्ट कोस्ट में जो गोवा और दीव के क्षेत्र में था, कोची के क्षेत्र में था, अब वो मद्रास और हुगली की तरफ भी इसने बढ़ा दिया, ईस्टर्न कोस्ट के तरफ। और इसने क्या किया, दीव और बसिन पे कब्जा कर लिया 1534 में। और वहाँ का गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, तो हम बताए थे कि बहादुर शाह जो गुजरात का था, उसी काल में जो है अकबर का जो गुजरात कैंपेन होता है, वो जाता है पहले गुजरात, बहादुर शाह को हराता है, और फिर जैसे ही जब ये लौटता है, जब ये आगरा के आसपास पहुंचता है अकबर, तो फिर इसका विद्रोह कर देता है कौन, बहादुर शाह। फिर वो दोबारा रिटर्न आता है अकबर, और फिर पूरे गुजरात को पूरी तरीके से जो है वहाँ पे सभी लोगों को मार देता है। तो गुजरात कैंपेन का जीत के उपलक्ष्य में अकबर जो है बुलंदशहर दरवाज़ा बनवाया था। तो यही बहादुर शाह से 1534 में, वो लगभग 1570 के आसपास का काल में है, तो बहादुर शाह जो है दीव और बसिन का क्षेत्र वो कब्जा कर लेता है कौन, कुन्हा। कुन्हा के बाद जो है फिर से आता है अल्फोंजो डी सुज्जा, मार्टिन अल्फोंजो डी सुज्जा। डिसूजा जो आता है, इसी डिसूजा के साथ में ही एक और व्यक्ति आता है, एक सेंट आता है, एक महात्मा आता है क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, फ्रांसिस्को जेवियर। फ्रांसिस्को जेवियर ये वही जेवियर है जो आज स्कूल और कॉलेजेस जेवियर के नाम पर है। तो कई स्कूल्स और कॉलेजेस जेवियर के नाम पे है, वो फ्रांसिस्को जेवियर के नाम पर रखा गया है। तो इसने, फ्रांसिस्को जेवियर आते के साथ इसने क्या काम किया, क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू कर दिया, कि जो क्रिश्चियनिटी है धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। धर्म का प्रचार प्रसार करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने धर्म का गुणगान करना और सहिष्णु दूसरे धर्म के प्रति नहीं होना, तब प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। आगे चल करके 1612 एडी के पास में, एक सूरत के पास में एक गांव का नाम है स्वाली। तो एक सवाली का युद्ध लड़ा जाता है। इसमें सवाल यह खड़ा होता है स्वाली के युद्ध में कि ब्रिटिश सुप्रीम है या पोर्तुगीज सुप्रीम है, क्योंकि पोर्तुगीज पहले आया है और अब 1612 में ब्रिटिश भी जो है एंट्री मार चुका है। तो दोनों को सुप्रीमेसी को लेकर के, जिस तरीके से कर्नाटिक वार वांडीवास का युद्ध में फ्रेंच को हराया 1760 में, तो उससे पहले ही
पोर्तुगीज से इसका युद्ध हो चुका है। तो ब्रिटिश के तरफ से जो सबसे बेस्ट आदमी था वो थॉमस बेस्ट, उसका नाम है कैप्टन थॉमस बेस्ट। और पोर्तुगीज के की सेना के तरफ दोनों थॉमस बेस्ट यहाँ पे जीत जाता है, विक्ट्री जो मिला वो ब्रिटिश को मिल जाता है। तो यह पता चलता है कि पोर्तुगीज जो है भारत में शासन नहीं कर सकता है, ब्रिटिश जो है उसे ज़्यादा डोमिनेशन रखता है। इसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो 1961 में इसे कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पे गोवा को छोड़ दीजिए, आप पोर्तुगीज वापस या पुर्तगाल जो है आप वापस चले जाइए। लेकिन पोर्तुगीज जो यहाँ पे था तो ये लोगों ने कहा कि नहीं, ब्रिटिश आपको आज़ाद किया है, हम नहीं किए हैं। इसके बाद फिर इंडियन जो है यहाँ का 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीनों सेनाओं को भेज दिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज दैट कि ये हमारा इंडिया हुआ, मान लेते हैं कि ये गोवा का क्षेत्र है। तो इस गोवा के क्षेत्र में तीनों सेनाओं को भेज दिया गया। एक मिलिट्री भेज दिया गया, पैदल सेना को, आर्मी को भेज दिया गया, फिर इसके बाद एक एयरफोर्स आ गया ऊपर से, और फिर इसके बाद एक पानी जहाज को भेज दिया गया। मीन्स पोर्तुगीज लोगों को कहीं से भागने का मौका ही नहीं दिया गया, ना तो वो लैंड के क्षेत्र से, ना तो वो समुद्र के रास्ते से, और ना ही वो हवाई जहाज के रास्ते से। और फिर इसके बाद पोर्तुगीज पर कब्जा कर लिया गया 1961 में। और फिर वहाँ के जो लीडर्स है पोर्तुगीज का, उसे बैठा करके समझाया गया कि आप यहाँ से चले जाइए। तब फिर इसके बाद ये लोग जो है गोवा से लिबरेट कर देता है, गोवा को छोड़ देता है। यह ऑपरेशन जो चलाया गया ऑपरेशन विजय। तो पोर्तुगीज पूरी तरीके से जो है 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से यहाँ से जाता है अपने क्षेत्र पुर्तगाल। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो पोर्तुगीज है इसका कारण क्या था डिक्लाइन होने का। मेन रीज़न क्या था कि यह जो है डिक्लाइन कर गया। पोर्तुगीज इतना सुप्रीम नेवल पावर होते हुए भी और इतने योग्य लोग होते हुए भी ये कैसे डिक्लाइन कर गया ब्रिटिश के सामने। ब्रिटिश जीत गया स्वाली के युद्ध में, और फिर ये पोर्तुगीज जो है धीरे धीरे भारत से जो है यह अपना सुप्रीमेसी, अपना डोमिनेशन नहीं बना पाया। तो सबसे पहला कारण जो था कि जो अल्बुकर्क था वो एक योग्य था, लेकिन अल्बुकर्क के बाद जो है जो भी वायसराय आया वो अयोग्य था, वो इनएफिशिएंट था। सक्सेसर जो था वो कमज़ोर था अल्बुकर्क के बाद का, क्योंकि एक उत्तराधिकारी जो होता है उसका योग्य होना जरूरी है। यदि उसे हम मान लेते हैं कि कुछ क्षेत्र दे देते हैं, तो यदि उसके पास योग्यता होगा तो ही उस क्षेत्र का विकास कर सकता है, उस क्षेत्र को बढ़ा सकता है। लेकिन जो अयोग्य रहेगा तो उसे बना बनाया साम्राज्य दे देते हैं, तो बना बना साम्राज्य को भी क्या कर देगा, कम कर देगा, डुबा देगा। इसके बाद जो है यहाँ जो ऑफिसर्स था, जो इसे जो सैलरी मिलता था वाइसराय, और फिर जो अधिकारी नियुक्त किया गया था इंडिया में पोर्तुगीज का, उसका वेतन बहुत कम दिया जाता था और पूरी तरीके से कंट्रोल पोर्तुगीज गवर्नमेंट का था। हस्तक्षेप ज़्यादा था पोर्तुगीज गवर्नमेंट का, पोर्तुगीज राजा का जो था वो हस्तक्षेप ज़्यादा था और सैलरी कम मिलता था, जिसके चलते जो ऑफिसर्स था वो लोग जो पोर्तुगीज भारत में था वो करप्शन और मैल प्रैक्टिसेस ज़्यादा करने लगा, लूट ज़्यादा मचाने लगा, करप्शन ज़्यादा हमें देखने को मिला पोर्तुगीज ने भारत में। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो एक और जो कारण बताया गया दूसरा, कि ये क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू किया भारत में आकर के, जबरन क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू कर दिया। और एक जो सहिष्णुता की नीति को जो अपनाया जाता है ये असहिष्णु था। मीन्स अपना ही क्रिश्चियन धर्म का बोलबाला बाकी दूसरे धर्म को डिग्रेड करने का कोशिश किया गया। और गोवा के क्षेत्र में कई मंदिर तोड़वाया गया, टेम्पल डेमोलेशन देखने को मिला गोवा के क्षेत्र में। इससे यह पता चला कि पोर्तुगीज जो है वो इनटॉलरेंट है धर्म के प्रति, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को देखना चाहता था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो एक और मेजर कारण था कि ब्राज़ील के रास्तों को खोज लिया गया। जब ब्राज़ील का रास्ते को खोज लिया गया तो भारत में जब प्रॉब्लम्स होने लगा तो पोर्तुगीज को लगने यह लगा कि अब जो है हम भारत को ज़्यादा हम यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करें, हम ब्राज़ील को क्या करें, कब्जा बनाएं। अब ब्रिटिश यदि यहाँ कर रहा है तो ब्रिटिश को करने देते हैं, तो यहाँ पे ब्रिटिश करेगा, फ्रांस इंडोनेशिया में चला जाएगा। फिर धीरे धीरे इस तरीके से जो यूरोपियंस है धीरे धीरे वो ब्राज़ील की ओर मूव करने लगा पोर्तुगीज। तो जब ब्राज़ील का रूट खोजा गया, सी रूट, तो इसका माइंड डाइवर्ट हो गया किधर, ब्राज़ील की तरफ। तो ये भी एक कारण माना गया।
एक और मेजर कारण माना गया कि 1662 एडी में एक मैरिटल अलायंस देखने को मिला, एक राजा और एक रानी। एक राजा और रानी का जो विवाह हुआ, जिसके चलते हुआ एक टर्निंग पॉइंट था। पोर्तुगीज का जो पोर्तुगीज की जो महारानी थी कैथरीन बरगंजा, तो ये जो बरगंजा है, बरगंजा का विवाह होता है चार्ल्स टू के साथ। और ये जो चार्ल्स टू है ब्रिटिश किंग, मीन्स लड़का जो है वो ब्रिटिश है और जो लड़की जो बरगंजा जो महारानी है वो पोर्तुगीज है। तो पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में जब विवाह हो जाता है तो फिर विवाह के बाद डॉरी दिया जाता है, और डॉरी में जो है पुर्तगीज बम्बई दे देता है। जो क्षेत्र जो गोवा, दीव, बम्बई, कोची, कालीकट, ये सब क्षेत्र जो पोर्तुगीज के पास कंटिन्यू था, तो जो बम्बई के क्षेत्र पे पोर्तुगीज कैप्चर कर लिया था। तो ये जो बम्बई है वो डॉरी में दे दिया किसे, ब्रिटिश को। मीन्स दहेज में बम्बई को देने का मतलब यह हुआ कि अब वहाँ जो व्यापार करेगा वो ब्रिटिश करेगा। और नेक्स्ट जो डिक्लाइन का कारण है कि जो लैंड लॉक रीजन है, मीन्स ये भूभाग के अंदर नहीं आया पोर्तुगीज व्यापार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन्स पे है, वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट। ये पूरी तरीके से अंदर नहीं आया। दिल्ली आता, बंगाल आता, बिहार आता, इस क्षेत्र में जब कब्जा एमपी आता, जब इस क्षेत्र में आता, तब उसे पता चलता कि यहाँ कैसे हमें करना है, साम्राज्य को बढ़ाना। लेकिन ये लैंड लॉक तक नहीं पहुंच पाया, यह सिर्फ और सिर्फ कोस्टल रीजन तक ही था। तो एक यह भी कारण था। तो एक वेतन कम, फिर इसके बाद जो उत्तराधिकारी जो है वो इनएफिशिएंट था, क्रिश्चियनिटी को अत्यधिक धर्मांतरण शुरू हो गया, कन्वर्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा होने लगा, जिसके चलते टेम्पल डेमोलिशन गोवा में शुरू हुआ। फिर ब्राज़ील रूट खोज लिया तो माइंड डाइवर्ट हो गया ब्राज़ील की तरफ। और एक राजा रानी का शादी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया कि यहाँ पे जो है ब्रिटिश अब जो दबदबा होगा शादी हो जाने के बाद, तो ब्रिटिश का दबदबा होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये पोर्तुगीज यहाँ पे आया 1498 से लेकर के 1961 के बीच में। आखिर ये पोर्तुगीज आने के बाद यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ा भारत में। तो सबसे पहला इन पोर्तुगीज का जो मकसद था, मिशनरीज बनाया। मिशनरीज उसे कहते हैं कई मिशंस लेके चलता है, जैसे एक फिल्म भी बना मिशन इस्तांबुल, तो एक मिशन लेके चलता है। मिशनरीज का मिशन यह था कि हमें क्या करना है, क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट करना है, धर्म प्रचार जो है क्रिश्चियन को फॉलो करना है, मीन्स धर्मांतरण करना है, लोगों को क्रिश्चियन बनाना है। जिसमें से स्कूल और कॉलेजेस खोला गया। वेस्ट कोस्ट में जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे कई स्कूल्स और कॉलेज खोला गया मिशनरीज के द्वारा, और वहाँ पे क्रिश्चियनिटी फैलाया जाता था, टू प्रोपेगेट क्रिश्चियनिटी। उसमें से कुछ फेमस जो लीडिंग रोल है, संत फ्रांसिस जेवियर, फादर रूडोल्फ और फादर मॉन्सरेट, ये ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बुलाया गया। जेवियर, रूडोल्फ और मॉन्सरेटो को हुआ यह कि जब हमें अपने धर्म को फैलाना है, हमें प्रचार प्रसार करना है, तो हम एक तो पहले जा के प्रचार प्रसार करेंगे, और दूसरा हम पेपर के माध्यम से कर सकते हैं, लिख देते हैं कहीं पर, और फिर उसे हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के तरह से प्रसार करेंगे। तो इन लोगों ने एक जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, प्रिंटिंग प्रेस। और इस प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 में गोवा के क्षेत्र में शुरुआत हुआ प्रिंटिंग प्रेस। जैसे यहाँ फिगर में दिख भी रही है प्रिंटिंग प्रेस का है। प्रिंटिंग प्रेस से यह हुआ कि छपाई चालू हो गया। जब छपाई चालू हुआ तो जो बाइबल था, बाइबल जो है वो कन्नड़ भाषा में और मलयालम भाषा में छापा गया, और फिर उसे बांट दिया गया भारत में, कन्नड़ और मलयालम के क्षेत्र में, ताकि लोग जो है इसे पढ़े और इसे समझे कि क्रिश्चियन में जो है इसकी खूबियाँ क्या है। सभी धर्म का अपना अपना खूबियाँ हैं, और सभी धर्म का अपना अपना कुछ खामियाँ भी है। इसके बाद इस पोर्तुगीज के आने के बाद जो है जो इंडियन हिस्ट्री और जो कल्चर है, मिशनरीज ने भारतीय इतिहास और भारतीय कल्चर को समझना शुरू किया। आखिर ये इंडियन कल्चर जो है ये आखिर धर्मांतर क्यों नहीं हो पा रहा तेजी से। तो सबसे पहले जो है समझना शुरू किया भारतीय कल्चर को। तो कई संस्कृत भाषा जो है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ये पॉसिबल तभी हो पाया प्रिंटिंग प्रेस के वजह से। इसके बाद नेक्स्ट इंट्रोड्यूस जो हुआ नया, यहाँ पे कुछ अपने साथ क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नए नए चीज़ का डेवलप हुआ, जिसमें से जहाँ हम रहते हैं अभी वहाँ पर एक ग्राउंड का नाम है पीटीसी ग्राउंड। एक पीटीसी चौक है और उसी के बगल में ग्राउंड है, पीटीसी ग्राउंड। पी से हो गया पोटैटो और स्वीट पोटैटो, उसी का छोटा भाई पोटैटो और स्वीट पोटैटो।
फिर इसके बाद पी से ही पाइनएप्पल और पपाया। तो इन 4 चीज़ों का जो इंट्रोड्यूस किया वो पोर्तुगीज को श्रेय जाता है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल और पपाया। और फिर टी, टी से हो गया टोबैको और टोमेटो। और सी से हो गया चिल्ली और कैसवी, मीन्स मिर्च और काजू। और फिर नेक्स्ट जो है ग्राउंड से हो गया ग्राउंड नट। तो पीटीसी ग्राउंड में हो गया, पी से हो गया पोटैटो, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो और पपाया, टमाटो और टोबैको, सी से हो गया चिल्ली और कैसवी, और ग्राउंड से हो गया ग्राउंड नट, पीटीसी ग्राउंड। तो जो इंट्रोड्यूस हुआ एक नया, वो पीटीसी ग्राउंड हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ देखा गया जो कंट्रीब्यूशन था पोर्टुगीज का, वो गोथिक कल्चर, गोथिक आर्किटेक्चर्स डेवलप हुआ। गोथिक आर्किटेक्चर्स जो है वो खड़े खंबे की तरह होता है, थोड़ा पतला, जैसे चर्च वगैरह आज जो हमें देखने को मिलता है, जैसे घंटा घर, इस तरीके से जो चर्च वगैरह जो देखने को मिला, तो गॉथिक आर्किटेक्चर्स यहाँ हमें देखने को मिला, जैसे यहाँ पे दिखलाया भी है गॉथिक आर्किटेक्चर। फिर इसके बाद जो इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे काजू दिख रहा है, फिर पपाया, पाइनएप्पल। फिर इसका यह किताब दिख रहा है, प्रिंटिंग प्रेस के वजह से ही हो पाया यह प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, बाइबल को ट्रांसलेट किया गया कन्नड़ और मलयालम भाषा में। फिर यह प्रिंटिंग प्रेस का ये छपैया करने के लिए यह मशीन्स दिख रहा। फिर यहाँ आलू और चिल्ली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले सेशन में।